हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण शर्मा आज आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आया हूं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि आपने किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें भी आप अपीयर होना चाहते हैं, चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, उनके लिए आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब प्रिपरेशन किस तरह से करनी है तो सबके माइंड में एक ही बात आती है कि हम हार्ड वर्क करें, कि जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ही सक्सेस रेट आपका बेटर होगा। ठीक है, अब हार्ड वर्क तो आपका नेसेसरी है, बट हार्ड वर्क के साथ साथ आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब ये चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी स्कूलिंग में हैं, ठीक है, या जो स्कूलिंग के बाद नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो दो बातें सबसे पहले आती है हमारे माइंड में, दैट इज हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क ये है कि आप दिन में 5 to 6 आवर्स स्टडी करते हैं। ठीक है, बट कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि हार्ड वर्क तो मैक्सिमम कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट आपने देखा होगा कि 10 to 12 आवर भी स्टडी करते हैं, बट फिर भी सक्सेस रेट क्या है? कम है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या आपने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क किया है या नहीं किया है, या स्मार्ट वर्क आपने कितना किया है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के बेसिस पर हम स्टडी करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लोग हैं, 2 लोगों को आपने क्या किया, ए एंड बी मान लेते हैं। ठीक है, ये काइनेटिक्स नहीं है, तो ए एंड बी 2 लोग हैं आपके पास, उन दोनों को आपने बोला कि आपने 20 पेड़ काटने हैं 60 मिनट्स में। ठीक है, 1 घंटे में 20 पेड़ काटने हैं, औजार आपने सभी को दे दिए। ठीक है, तो ए जो है आपके पास, ए क्या करता है कि जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है फटाफट पेड़ काटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही टाइम शुरू हुआ इसने प्लांट्स को, पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जबकि बी आपका कैंडिडेट ऐसा है कि बी क्या करता है, लगभग 20 मिनट से क्या करता है कि आपने जो औजार इसको दिए हैं उनको तेज करने में लगा देता है 20 मिनट। ठीक है, तो आप देखेंगे रिजल्ट में कि अब आप, हो सकता है कि इसने शुरू के 20 मिनट में 5 पेड़ काट दिए। ठीक है, बट जैसे ही ये 20 मिनट इसने अपने औजारों को तेज करने में लगाया, उसके बाद ये कटिंग शुरू करता है, तो ये 20 ट्रीज को जल्दी काट लेगा, और हो सकता है कि ये आपका 20 ट्रीज को ना काट पाए। ठीक है, तो यहां पे ए ने क्या किया, ओनली एंड ओनली हार्ड वर्क। ठीक है, जबकि बी क्या कर रहा है आपका, दैट इज स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पेरेंट्स के लिए मैसेज है मेरा, ठीक है, कि आपका बच्चा लोअर क्लासेस में है, 8th 9th 10th में किसी भी क्लास में है। ठीक है, तो हम उसको टीचर, चाहे स्कूल के हैं चाहे कोचिंग के हैं, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका बच्चा किस फील्ड में ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, या उस बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, या उस बच्चे की अचीवमेंट किन सब्जेक्ट्स में कैसी है। ठीक है, तो बच्चे के लिए एक बेटर एनालाइजर, एक बेटर ऑब्जर्वर, ठीक है, और एक उसको अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका बच्चा मान लीजिए 8th क्लास में है या 9th में है या आपका 10th क्लास में है, लोअर से बात करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से आपने प्रिपेयर करवाना है बच्चों को। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा है, किस फील्ड में ज्यादा है। अब देखिए आजकल ट्रेंड है कि साइंसेज ही लेना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, 100 में से 100 मार्क्स ले रहा है, साइंस में अच्छा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको उस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, जैसे 8th है, 9th है, 10th है, अगर आप साइंसेज में जाते हैं, ठीक है, तो साइंसेज में अगर आपने मेडिकल लिया है तो मेडिकल में टारगेट हम लेते हैं कि एमबीबीएस का एग्जाम निकालेगा या एम्स का निकालेगा। अगर नॉन मेडिकल लिया तो नॉन मेडिकल में सबसे पहला नाम आता है आपका जेईई मेंस का। ठीक है, अब ये एग्जाम कब निकालेगा, कैसे निकालेगा, और इनकी तैयारी कब होगी। अब इनकी तैयारी ये नहीं होगी कि आपने 10th भी कर ली, +1 भी कर ली, +2 भी कर ली। ठीक है, ये प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम क्लास 8। किस तरह से कि आपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके बच्चे के इंटरेस्ट को, उसके स्टडी आवर्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, उस तरह से प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स और साइंस पे आपको ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क।
तो हार्ड वर्क क्या है कि ये हार्ड वर्क ये होगा कि आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल से बच्चा आ रहा है, होमवर्क कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, दैट इज हार्ड वर्क, अच्छी परसेंटेज आ रही है, ठीक है। बट साथ ही साथ लर्निंग तो हो रही है, देखिए लर्निंग तो 100% हो रही है। अगर आपका बच्चा 100 में से 100 ले रहा है, लर्निंग इज बेटर, ठीक है। बट लर्निंग के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपेयर करवाना है, या आगे आपने +1 +2 में उसको मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना है, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी आपके पास किसकी, प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रैक्टिस ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपके 8th 9th में आप उसको 4-4 घंटे प्रैक्टिस करवाइए मैथ या साइंस की, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। आप उसका एक रूटीन सेट करिए, ठीक है। लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जैसे पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में मान लीजिए, तो अगर बच्चे का पीरियोडिक टेबल ही बच्चे को लर्न होगा, ठीक है, तो उसको +1 +2 में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें पीरियोडिक टेबल आपका यूज होता है, एटॉमिक नंबर यूज होता है, एटॉमिक मास यूज होता है, ठीक है। तो वो यहां से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तभी बच्चा प्रिपेयर कर पाएगा, ठीक है। फिर जैसे 9th में वही रूटीन रखनी पड़ेगी। इसमें आप अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस आपको यहाँ पे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में साइंस को स्प्लिट करिए। अगर आप घर में पढ़ाते हैं तब भी ठीक है, अगर आप कहीं इसको एक्स्ट्रा कोचिंग दिलवा रहे हैं बच्चे को तब भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इन क्लासेस में आपको साइंस की अगर हम बात करें तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो उस रिगार्डिंग आपको साइंस को स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बात आ जाती है जैसे आप +1 एंड +2 में पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब +1 एंड +2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये देखते हैं कि अगर आपने मेडिकल लिया है या नॉन मेडिकल लिया है, तो +1 और +2 में सबसे फोकस रहता है बोर्ड एग्जाम पे, ठीक है। और फिर आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। अब बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, कहीं ऐसा ना हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर ज्यादा कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज गिर जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम में भी 100% सक्सेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 100% सक्सेस मिलेगी अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। अगर नहीं आपके निकलेंगे तो आप मेरे पास आइएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे आपने करना है बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, देखिए आपने किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास है चैप्टर पी ब्लॉक, ये केमिस्ट्री का चैप्टर पी ब्लॉक +1 में भी है और +2 में भी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं तो आप टीचर से कंसल्ट करते हैं, टीचर, और एक आपने ध्यान रखना है सेल्फ। अब टीचर से आप पूछेंगे कि टीचर से कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टीचर उन्हीं चीजों को बताएगा जो टीचर ने अच्छे से करवाया है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर भी टीचर ने करवाया, क्वेश्चन भी टीचर ने बताया, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से वो भी टीचर ने बताया, पेपर सेट भी किसने किया, टीचर ने, ठीक है। और पेपर आपके चेक भी किसने किए, टीचर ने। तो यहाँ पे आपका एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कनेक्शन बन जाता है। बट इसके साथ ही साथ अगर आप उसी चीज को नीट और जेईई से कंपेयर करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो वो हो सकता है आपको यहाँ पे 100% सक्सेस ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल्फ की, कि ऐसे टॉपिक जो टीचर करवा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से करिए, बट साथ ही साथ आपको अदर टॉपिक को भी सेल्फ स्टडी में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज आपके +1 +2 में भी क्या करना है। अब हम बात करेंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हम +1 और +2 के साथ साथ करें, ठीक है। तो मेन चीज आपने क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले चीज आती है बुक्स की, ठीक है। तो बुक सबसे पहले तो आपका एक हो गया कि आपने एनसीईआरटी तो हर एक सब्जेक्ट की आपके पास हो, बायो की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद आपकी दूसरी आती है आपके पास जो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलती है, रेगुलर बुक्स, ठीक है। तो रेगुलर बुक एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, रेगुलर बुक्स को फॉलो करते हैं हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम के, ठीक है। बट अगर आप आफ्टर +2 नीट और जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक्स भी लेनी पड़ेगी साथ साथ, जो कि रेफरेंस बुक्स आपको जरूरी नहीं है कि जेईई और नीट में हेल्प करेंगी। ये रेफरेंस बुक्स आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए
एनसीईआरटी हो गया आपका, रेगुलर बुक्स हैं आपके पास, रेफरेंस बुक्स आपके पास है। अब आपने क्या करना है, हर टॉपिक के, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं, उसके लगभग 100 to 150 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं साथ साथ में। ठीक है, ये कब करेंगे आप, जब आपके प्रैक्टिस आवर फिक्स है, ठीक है, और जब आपके लर्निंग आवर फिक्स है तभी। ठीक है, अब लर्निंग होगी तभी तो प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बुक्स इसमें अलग अलग, मैं आपको अलग से भी बता सकता हूं कि कौन सी बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीजें अलग है, बट ये आपका छोटा सा एक प्लान है प्लस वन प्लस टू के रिगार्डिंग। ना तो आप एंटायरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बैठ रहे हैं और ना तो आपके बोर्ड एग्जाम सफर हो रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है आपके पास कि अगर आपकी प्लस वन प्लस टू पास आउट हैं आप, ठीक है, अब आप स्पेशली स्टडी कर रहे हैं नीट और जेईई के लिए। ठीक है, तो कौन से तरीके हैं, कौन सी प्लानिंग है, या किस तरह से स्ट्रेटेजी आपने बना के रखनी है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा, सब्जेक्ट की डिमांड किस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो एक और हम बात करेंगे, जैसे आपके पास है सब्जेक्ट, आपके पास आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में देखिए क्या करना है आपने, या तो आप अगर आप जेईई मेंस के लिए भी कर रहे हैं या नीट के लिए कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में देखिए, अगर हम जेईई की बात करें, जेईई मेंस के क्वेश्चंस कुछ हद तक नीट के क्वेश्चन से हल्का सा एडवांस होते हैं या टफ लेवल के होते हैं, आपको टफ लगते हैं, टफ होते नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो आपने पर आर किस तरह से स्टडी करनी कि जेईई के आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए पर आर लगभग फिजिक्स में 20 क्वेश्चन की, केमिस्ट्री में भी आपके लगभग 20 क्वेश्चन की, और मैथमेटिक्स में भी आप 1 आवर में मिनिमम 20 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, और यही अगर हम बात करें नीट के लिए, तो नीट में फिजिक्स आपके लगभग 30, केमिस्ट्री भी आपके लगभग 30, ठीक है, और बायो के आपकी कम से कम 60 क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, अब नीट में आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि तैयारी इस तरह से नहीं करनी है कि आपके फिजिक्स के 45 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 45 हैं और बायो के 90 है, तो इसके स्टडी आवर आपने डबल नहीं करने हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टडी आवर आप बढ़ाइए, टाइम बढ़ाइए, बट डबल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ बायो में आपकी स्कोरिंग काफी अच्छी होगी और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोग गिर गए। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा प्लान हम करेंगे कि किस तरह से आपने प्रैक्टिस आवर और लर्निंग आवर्स को एडजस्ट करना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस आवर आपके किस तरह से बनेंगे वो देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अब फिजिक्स है आपके पास, तो देखिए फिजिक्स के लिए लर्निंग और प्रैक्टिस आपकी होगी। ठीक है, अब फिजिक्स में आपने क्या करना है कि लर्निंग के लिए आपने सिर्फ 1 आवर देना है। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर दें, क्योंकि प्रैक्टिस में आपने उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वही पैटर्न आपने केमिस्ट्री में भी 1 आवर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डेली का कवर कर रहे हैं, ये आर है आपके डिसाइड्स कोचिंग, कि अगर आप कहीं पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने घर में टाइम टेबल किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस आवर 90 मिनट्स रखिए। ठीक है, बायोलॉजी में आपने थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर देना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे आप इसके 2 आवर्स रखिए। ठीक है, अब देखिए आप इसमें कि प्रैक्टिस आवर यहां पे कितने होंगे आपके पास टोटल, 2.5, 2.5, 3.5। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि ये हुए आपके 2.5 घंटे हुए किसके, 1 डे। ठीक है, तो 7 डेज में कितने आ जाएंगे आपके। ठीक है, 7 डे हो गया आपका 17.5 और 17.5 घंटे हो गए। ठीक है, जबकि इसके 3.5 हुए आपके, तो एक वीक में ये हुए 1 डे के 3.5 घंटे, जिसमें आप 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2 घंटे आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1.5 घंटा आप उसकी लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 वीक में टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे आपके, 24.5, लगभग 24.5 घंटे।
ठीक है। तो अब मैंने बताया था आपको क्वेश्चन किस तरह से करना। अगर मान लीजिए आप 30 को भी छोड़िए, अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो लोग आपके नीट के हैं और बायो में आप 60 करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए जब फिजिक्स के लर्निंग आवर 1 घंटा आप लर्निंग करते हैं, ठीक है, उसी की 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यही रूटीन आपने फॉलो करनी है पूरा वीक, ठीक है। तो पूरे वीक में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, यहां ये 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे आपके लगभग 525, ठीक है। और इसके हो जाएंगे लगभग 1400 के करीब, ठीक है। तो ये देखिए 1 वीक में आप फिजिक्स के 525 क्वेश्चन कर रहे हैं, केमिस्ट्री के 525 क्वेश्चन कर रहे हैं और बायो के 1400 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात है कि अगर इसी पैटर्न पे आप चलें, मेरे बताए हुए पैटर्न पे आप चलें तो लगभग 5500 क्वेश्चन तो आप बायो के 1 वीक में सॉल्व करेंगे। तो 1 मंथ में कितने हो गया, लगभग 20,000 के करीब, ठीक है। तो ये पैटर्न आप बना सकते हैं कि आपका एग्जाम कितने लेट है या कितने अर्ली है, ठीक है। तो इस तरह प्रैक्टिस का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपने सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस रखना है। लर्निंग एंड प्रैक्टिस आपकी सेपरेट हो, ऐसा ना हो कि आप लर्निंग करते गए प्रैक्टिस आपने नहीं की, ठीक है, तो उस चीज का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यही प्रिपरेशन आप जरूरी नहीं है कि आप नीट और जेईई के लिए, आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, चाहे कोई भी है आप या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आपको इस तरह की प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए क्या कोचिंग ही लेनी पड़ती है या कोचिंग नेसेसरी है। अब देखिए मैं ये नहीं बोलता कि कोचिंग हर केस में लेनी ही पड़ेगी या कोचिंग बहुत जरूरी है, बट कोचिंग के रिगार्डिंग सक्सेस रेट आपका ज्यादा होगा और बिना कोचिंग के आपका सक्सेस रेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये डिसाइड आपने करना है कि कोचिंग आप कहां पे लें। और कोचिंग अगर आप करते हैं, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन आप अच्छा ज्वाइन करें जहां पे कि आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प मिले। ऐसा ना हो कि आप नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग ही पढ़ते चले गए, ठीक है। प्लस 1 प्लस 2 में अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग भी चीजें मिले और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी आपको पता चले, ठीक है, कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है टॉपिक, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो अगर प्लस 1 की बात करें तो हम प्लस 1 में सीखते हैं कि अमोनिया की हाइब्रिडेशन कितनी होती है, मीथेन की कितनी होती है, SL4 की कितनी होती है, ठीक है। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हम स्टडी करेंगे कि सल्फेट की कितनी है, फॉस्फेट की कितनी है, फटाफट हम हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। या जैसे मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने पढ़ी है प्लस 1 में, तो वहां से बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जैसे आपने ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, O2 पॉजिटिव का निकालना है, N2 पॉजिटिव का निकालना है, तो बोर्ड एग्जाम में तो आप इनकी डायग्राम बनाएंगे, सीमा 1s 2s स्टार उस तरह से, ठीक है। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आ गया CO, ठीक है, NO का बॉन्ड ऑर्डर, तो यहां पे तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपने लर्न कर लिया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपने नहीं पढ़ा। ये चीजें आपकी कब क्लियर होगी, ये चीजें तब क्लियर होगी जब आप एक अच्छे कोचिंग फॉर्मेट पर हैं, ठीक है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका 3, ठीक है। अब उस तरह से NO है आपके पास, तो NO के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसमें आता है आपका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ठीक है। अब ये जो चीज है ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, ये बहुत इजी है, ठीक है। ये वो चीज है जो आपको कोचिंग में करवाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए कोचिंग आपको, अगर आपको जरूरी लगता है तो आपके लिए वहां पे आपको अपना गोल, अपना एग्जाम निकलने के चांसेस कोचिंग से आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, बट जैसे ही फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री का जो फिजिकल पोर्शन है उसमें प्रॉब्लम आती है कि आप टॉपिक तो आपने कर लिया, ठीक है, टॉपिक तो आपने कर लिया, बट क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, दैट इज कंसेप्ट क्लियर। देखिए जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, और कंसेप्ट क्लियरिटी तब बनेगी जब आपके प्रैक्टिस आवर्स अलग होंगे और लर्निंग आवर्स अलग होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बुक्स आप कौन सी कंसल्ट कर रहे हैं,
ठीक है, और किस तरह से आप क्वेश्चन को समझने की बात करते हैं। अब जैसे फिजिक्स में होता है कि हम क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं कि हम पेपर लेते हैं और पढ़ते हैं सीधा कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m इंक्लाइंड ऑन अ प्लेन सच एंड सच, ठीक है, तो उसको 2-3 बार भी अगर आप पढ़ेंगे तब भी आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। बट अगर आप उस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे कि वी आर प्रोवाइडेड विद एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m इंक्लाइंड ऑन एन एंगल थीटा, ठीक है, तो आपके दिमाग में फटाफट ये इमेज बन जानी चाहिए कि ऐसे है कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है, ठीक है। तो इस तरह की इमेजिनेशन जब आपकी, या इस तरह की जिसको बोल सकते हैं आप एक पकड़ टॉपिक पे जब आपकी बन जाएगी तो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। ये चीज है ना आपकी कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। कंसेप्ट क्लैरिटी का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ऐसी है कि प्रिपेयर तो करेंगे, बट अब बात आती है कि आपने प्लान किस तरह से करना है सब्जेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया फिजिक्स कैसे करना है, केमिस्ट्री कैसे करना है, बायो कैसे करना है। अब केमिस्ट्री की भी बात करें, केमिस्ट्री आपने 3 इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ना, ठीक है। कभी भी आपने इनऑर्गेनिक ऐसा नहीं करना है कि इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक पढ़ लिया, ऑर्गेनिक का अल्कोहल एंड फिनोल पढ़ लिया, फिजिकल में आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया, ठीक है। तो जब तीनों चैप्टर, तीनों अलग अलग ब्रांचेस को आप मिक्स करेंगे तो रेट ऑफ कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा होगा। इसलिए जब भी आप स्टडी करें तो इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर +1 में है, ठीक है, इनऑर्गेनिक पहले पढ़ लिया, ऑर्गेनिक की इकट्ठा पढ़े, फिजिकल, मतलब ऐसा ना हो कि एक एक चैप्टर सभी का पढ़े। अगर इनऑर्गेनिक स्टार्ट की है तो इनऑर्गेनिक करिए, ऑर्गेनिक की है तो ऑर्गेनिक करिए, फिजिकल की है तो उसको कंटिन्यूटी में रखिए, ठीक है। यही चीज आती है आपकी, जैसे बायोलॉजी का आपका 50% आता है नीट में, ठीक है। तो बायो को प्रिपेयर करने से पहले, टॉपिक को प्रिपेयर करने से पहले आपके लिए जरूरत है कि आपने प्रीवियस एग्जाम्स को देखिए कि किन चैप्टर से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे बायो है आपका, बायोलॉजी में आपको बायोटेक्नोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है और प्लांट फिजियोलॉजी है। अब इस साल भी जो अभी का जो नीट हुआ है आपका, तो इसमें 2020 का, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी से आई थिंक 10 to 11 क्वेश्चन थे, मतलब 40 to 50 मार्क्स की आपको सिर्फ एक ही पोर्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपने टॉपिक्स का भी ध्यान रखना है कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये था, इन बातों पे चलिए आप कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान रखिएगा। अपने स्टडी आवर्स में डिवाइड करना है आपने कि प्रैक्टिस आवर्स कितने हैं और लर्निंग आवर्स आपके कितने हैं, और बट रूटीन आपकी प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि 4 दिन आपने पढ़ लिया, 2 दिन ब्रेक लिया, नहीं। आप टाइम भले ही कम कर दीजिए बट रूटीन को आपको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। कोई डाउट्स लगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।